आज जो मेरा टॉपिक है, जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है, आज वो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का। 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है। और मेरा मेन कोई बोर्ड से नहीं है कि सीबीएसई आईसीएसई टॉपिक्स है। मैं तो बस एक टॉपिक को क्लियर करना चाह रहा हूँ, और वो आपका आईआईटी जेईई मेंस या किसी भी और एग्ज़ाम के जो बेसिक हैं उनको क्लियर करने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के लिए है या कुछ ऐसा नहीं, ये सभी के लिए जो 12th क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको मैट्रिक्स की जो जानकारी होनी चाहिए उस टॉपिक को लेकर के है। तो जो आज मैं टॉपिक है वो मैट्रिक्स को लेकर के है। मैं मैट्रिक्स को यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन समझने वाली बात है। तो आज आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है इन एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन मैं इसका बस बेसिक की बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। क्या है? मैट्रिसेस, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में पहले बात करते हैं कि मैट्रिसेस का मतलब होता क्या है और ये हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहली बात आपको जानने की जरूरत तो यही होगी ना भाई, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इसे पढ़ने की आवश्यकता हो रही है और क्यों ये बुक में लिखा गया। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लो इन हिंदी। इसका मतलब होता क्या है हिंदी में, पहले आप ये समझो ध्यान से। जिसने ये बात समझ ली वो आराम से समझ जाएगा मेरी बात को। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का मतलब होता है सांचा, यानी कि शेप। जो इसका आप दूसरा सिनोनिम वर्ड यूज कर सकते हो ना, उसको बोलते हैं शेप। और हिंदी बोल सकते हो उसको सांचा या ढांचा, मतलब जो भी आप समझ सकते हो आराम से समझ सकते हो आप उसको सांचा यानी शेप। जैसे आपने देखो मोमबत्ती एक शेप होती है, उसमें मोम को हम पिघला कर डाल देते हैं तो मोमबत्ती बन जाती है। आप आजकल फेसबुक वीडियो देखो ना, वो अपना हाथ की मोमबत्ती या कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो बन जाती है। तो यानी कि एक शेप, यानी कि एक सांचा, सांचा को हमने मैट्रिसेस कहा। और लेकिन ये शेप किसकी और किसकी हम सांचे की बात कर रहे हैं, यानी किस तरह की शेप की बात कर रहे हैं। तो देख क्या कहना चाहता है, कह रहा कोई भी एक ऐसी शेप हो जो कलेक्शन ऑफ डाटा रखती हो। क्या रखती हो? कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन जो डाटा होगा ना वो किसी एक ऑर्डर को फॉलो करता होगा, यानी किसी एक प्रोसेस को फॉलो करता होगा। तो वो भी एक डाटा जो किसी एक प्रोसेस को फॉलो करता हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मींस ये क्या लिखा गया भैया, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में कि यानी कि कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा जो किसी शेप में लिखा गया, उस शेप से मेरा मतलब है कोई भी आप ब्रेसिस को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेसिस कुछ भी सकते हो आप। और जो ब्रेसिस होंगे दो तरह के होंगे, वो दो तरह के कौन कौन से होंगे। एक फर्स्ट होगा आपके पास ओपन ब्रेसिस, आप ओपन भी लिख सकते हो। दूसरा जो होगा वो होगा क्लोज ब्रेसिस। क्या होगा? क्लोज ब्रेसिस। यानी कि जो भी एक डाटा होगा वो क्या होगा, एक तो पहले ऑर्डर को फॉलो करता होगा और जो वो शेप करेगा शेप होगी ब्रेसिस के अंदर। और ब्रेसिस दो तरीके के हैं, ओपन ब्रेसिस और क्लोज ब्रेसिस। अब समझ में आएगा भैया एक हो क्या रहा, अब भी हमें समझ में आया ही नहीं। थोड़ा सा ऐसा ना, मैं अभी थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तो जो बुक की डेफिनेशन उसकी बात को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे समझो अभी हमारे देश में एक महामारी चल रही है। कौन सी महामारी चल रही है? कोविड पॉजिटिव की है ना, कोविड-19 चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो सोचो जैसे हमने मान लो कलेक्शन लिखना चाहते हैं, आप कलेक्शन कैसे लिखना चाहोगे? जैसे सोचो ध्यान से, मान लो मैं कुछ यहाँ पे स्टेट लिख रहा हूँ जैसे कि यूपी, पंजाब, ठीक है। और एक यहाँ ले लेते हो कोई भी जो आपका मन करता हो, चलो मुंबई। और एक और लेके चलो दिल्ली, ठीक है। अब अगर मैं इनकी बात करता हूं, समझिए ध्यान से कि भाई हम 2021 का बना रहे हैं स्ट्रक्चर। मैं लिखा है जनवरी, ये 2021 का स्ट्रक्चर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई जनवरी में यूपी में जो कोविड पॉजिटिव के केस थे वो मान लो आपके पास स्टार्टिंग में जो आ रहे थे वो ऐसे आए थे 1500 के आसपास, जबकि पंजाब में ये लगभग 2300 के आसपास रहे होंगे।
भाई मैं एक ऐसे एक अंदाजा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कभी भाई कहने लगे भैया नहीं उस टाइम तो कुछ और कहता है, मैं बस जस्ट एक आइडिया, ओनली रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। मुंबई मान लो उस समय भी कितने थे, लगभग 5500 के आसपास। दिल्ली में ही मान लो कम रहे होंगे 3200 या 3300 के आसपास मान लो, चलो। इसी प्रकार फरवरी मान लूँ मैं, यहाँ पे कितने रहे होंगे फरवरी में, यहाँ पे हो गए चलो भाई 2100। यहाँ पंजाब में मान लो ऐसे हो गए 2900, यही 2900। एंड मुंबई, इन मुंबई कितने रहे होंगे, इन मुंबई मान लो हो गए होंगे 7000 के आसपास, नियर अबाउट 7000। एंड द पॉजिटिव केस इन दिल्ली कंसिडर कर लिया मैंने अपना आप से, मान लो भाई वो रहे होंगे 3800। इन मार्च यूपी में बढ़े, मान लो यूपी में हो गए होंगे 3400। पंजाब में मान लो 5400। मुंबई मान लो 10,000। दिल्ली 8200 नियर अबाउट। और ऐसे ही यहां मान लो अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में यहां मान लो भैया हो गए होंगे आपके पास, अब जो केस आ रहे हैं लगभग 12,000 के आसपास आ रहे हैं। और पंजाब में जो आइडिया मान लो लगभग मान लो 17,000 के आसपास मान लो। मुंबई में तो भैया 30-35 के आसपास आ रहे हैं। और मान लो दिल्ली में भी लगभग हो रहे होंगे 22-23 हज़ार के आसपास। तो अब देखो आपके सामने मैंने क्या करा, यहां पे एक डाटा लिखा गया, ठीक है। अब इस डाटा आप कैसे पढ़ते हो पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो डाटा देखो कैसे लिखा गया, अगर आप देख रहे हो ये तो लिखा हुआ है इस तरीके से, क्या मैं इसको कोई ना कोई बेसिस तो लिखूंगा मैं, क्योंकि क्लोज डाटा, क्लोज मतलब पता चलेगा कि यही चीज है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहां लिख देता हूं पॉजिटिव केस ऑफ कोविड 19 इन 2021, ये मैंने यहाँ पे एडिट डाल दी। अब देखो कितना आसान होगा पढ़ने तरीका, देखो कितना मस्त, कितना बेहतर तरीका पढ़ने का। भाई मैं तुमसे कहने लगूँ भाई बताओ भाई मुंबई में फरवरी में कितने केस रहोगे, तो आप कैसा है पहले मुंबई, फरवरी कैसा होगे, फरवरी यहाँ चेक करोगे ऐसे, ये रहा फेब, डेट मीन्स 7,000 केस रहे। तुमने एक बात नोट करी आप कैसा है भैया फेब्रुवरी में मुंबई में, तो पहला पैसे चले, उसके बाद फेब कहां पर आ गया, रुक गया। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है या नहीं है, इसी को तो बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे रिप्रेजेंटेशन। देखो मैंने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ डाटा, एक डाटा कलेक्शन है जिसको एक शेप में लिखा गया, शेप ये हो गई, ये शेप है। शेप के लिए हम यहां पे कोई दो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन और क्लोज, कोई भी आपकी मर्जी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो भी डाटा होगा वो किसी एक ऑर्डर को फॉलो करता होगा, किसी ऑर्डर को फॉलो करता होगा। तो ऑर्डर मतलब क्या हुआ, किसी ना किसी दिए गए निर्देश अनुसार लिखा गया होगा। तो यहाँ निर्देश मतलब यहाँ पे क्या आपको एक इंडिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा भाई मुंबई में, तो मुंबई में लिखा गया ना, लिखा गया। अगर मैं कहने लगूँ बताओ भाई जरा दिल्ली में मार्च में कितने रहे होंगे, तो पहले जाओगे दिल्ली, फिर मार्च, तो मार्च ये आ गया, यानी कि 8200 केसेस रहे होंगे। तो यही तो हुआ तरीका। तो सीधी सी बात कहो कि यानी कोई भी एक कलेक्शन जो किसी एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिखा गया हो, पर जो डाटा है वो या तो ओपन या क्लोज ब्रेसिस में लिखा गया होगा, इसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये देखो कितना पढ़ना आसान हो गया, यानी कि ये क्यों पढ़ा जा रहा, हमारे जो डेली लाइफ में बहुत बड़े से बड़े डाटा होते हैं जिसको हम इजीली नहीं पढ़ पाते, उसे आराम से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा लिखा गया है। मैंने यहाँ बता दिया, अब देख लो ध्यान से। अब कोई भी है गधे से गधा बेवकूफ भी आएगा, वो भी इसको देख के समझ जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी में लिखा तो कितना लंबा समय लगता, कितना दिक्कत होती। एक छोटा सा टेबल बन गया, बताओ कितना आसान हो गया। तो इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स है क्या, एक कलेक्शन ऑफ डाटा जो वेल डिफाइन हो। लेकिन जो ये वेल डिफाइन का मीनिंग है, वो वेल डिफाइन का मीनिंग मतलब क्या हुआ कि वो उस एक प्रोसेस को फॉलो करता होगा। वो प्रोसेस है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर मतलब ऑर्डर दिया गया होगा, वो एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में होगा। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या, एक शेप ही तो है जो एक कलेक्शन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो जो कलेक्शन जो होगा डाटा का, वो किसी एक ऑर्डर को फॉलो करता है। वो ऑर्डर कौन सा होगा, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे रिप्रेजेंटेशन। खत्म बात, इतनी सी मैट्रिक्स है। क्यों पढ़ते हैं मैट्रिक्स, कहाँ कहाँ यूज है, अरे यार कहाँ यूज नहीं है इसका डेली लाइफ में। अगर आप मूवी थिएटर जाते हो तो देखो वहाँ पर टिकट, आप कभी देखना तो आजकल तो पेटीएम से भी शायद टिकट बुकिंग हो जाती होगी, तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बना होता है इस तरीके से। अगर आपने कभी देखा हो ऐसा बना होगा, बबल्स बने होते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो तुमने देखा होगा जब बबल्स होते हैं, जो सीट फिल हो चुकी होती हैं वो डार्क हो जाती हैं,
है ना, देखा होगा ना आपने, जो फिल नहीं होती हैं वो ऐसे दिखती होंगी खाली खाली, तो तुम वहाँ पे ऐसे टच कर देते होगे तो आपको समझ में आ गया हमारी ये टिकट बुक होगी। अगर आप और भी बेसिक समझते हैं तो तुमने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, ऐसी सीढ़ी चलती हैं, स्टेशन से चढ़ते हैं ना ऊपर, तो वहाँ लिखा होगा ABCD, और उसके आगे जब आप टिकट कभी खरीदते हो देखो वहाँ पर लिखा होगा C3। इसका मतलब क्या हुआ, सी तो आपके पास कौन सी है, रो, C रो, देखो आ जाओ, तो और थर्ड मेंबर, थर्ड कॉलम है नीचे से, सिंपल सी बात है, C3 यानी कि C सामने देखा होगा तो C लग रहा होगा, वहाँ पर लिखा होगा 1 2 3 थर्ड पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ, मान लो लिखा हुआ ABC लिखा हुआ, मैंने कहा B3, तो B3 ये रहा भाई, ये देखो यहाँ पे ध्यान से ABC, B3 हो गया, तो कितना आसान हुआ पढ़ने में देखो। तो अब अगर देखो अगर ऐसा नहीं होता तो बंदा वहाँ पर अंदर जाकर चेक करता कौन कौन सी सीट भरी हुई है, सोचो ध्यान से, तो अब कोई लड़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुक करके दे दिया, आप समझ जाओगे अंदर जाओगे बैठा देगा तुम्हें। जो स्टेशन पे टिकट कटते हैं, जो रेलवे में रिजर्वेशन होते हैं, वहाँ भी तो ऐसे होता है प्रोसेस, तो वहाँ भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इवन क्रिप्टोग्राफी जो आप देखते हो ना, गन्ने की बुआई होती है खेतों में, वो डोले से काट के खुदाई होकर नहीं गन्ने के पीस दबाते हैं, क्रिप्टोग्राफी वो भी तो एक मैट्रिक्स का ही है। तुमने सुना होगा, कोई अगर गांव का बच्चा हो जानता हो, सुना होगा, अरे देखो वो छोटी वो 7वीं 8वीं रो में जो है उसमें देखो उसमें तो गन्ना रह गया। अब वो भी सुन लो, कुछ लोग बोलते हैं मैट्रिक्स हो के भैया कोई भी डाटा जो कॉलम और रो की फॉर्म में लिखा गया हो वो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं, पहले तो आप इसको समझिए। जो कॉलम रो है वो हमारी सुविधानुसार है, हमने कॉलम रो अपनी सुविधानुसार यानी कि इस डाटा को आसानी से पढ़ने के लिए बनाया गया। कैसे, जो आपके पास ये ऐसे लाइन होगी यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी जाएगी ऐसे दिख रही होगी, इसको आप बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, रो। जो ये ऐसे लिखा जाता होगा इसको बोलते हैं कॉलम। तो ये क्या है कि वो इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, या क्या करता है यहाँ पे, ऑर्डर। तो हम क्या कहते हैं, देखो इसे पढ़ने का आसान तरीका हो गया, क्योंकि ये रो है और ये कॉलम है, आसानी हो जाएगी पढ़ने की। तो इससे क्या होगा कि हमें इसे ऑर्डर पता चल जाता है, कैसे कि जो डाटा है वह कितने ऑर्डर का है। तो आप क्या कहोगे भैया, ये जो ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें 4 रो हैं और कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4x4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 4 तो रो हैं, 4 तो रो हैं और 4 ही कॉलम है, खत्म बात, इतनी सी बात है। यानी 4 रो हैं और 4 कॉलम है, तो इसको आप क्या करते हैं, ऑर्डर के लिए यानी कि इसको सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए, कि भाई हमने कहा कि कोई डाटा बना हुआ है, हमने बनाया हुआ डाटा, उस डाटा में ना 5 रो है 6 कॉलम है, तो 5 रो होगी 6 कॉलम होगी, पर लेकिन उससे वो डिफाइन नहीं होगी, वो हमें सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए है कि इसके अंदर 5 रो बनी हुई है 6 कॉलम बने गए हैं, वो उसके ऑर्डर को डिफाइन करती है। तो ऑर्डर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रो कॉलम में इसको डिवाइड करना पड़ता है, जिसको हम इजीली इसको लिख सकें, कि इसको रिप्रेजेंट किसी आगे कैसे बोलें। क्या आप ऐसे बोलोगे, हमने एक डाटा लिखा हुआ पॉजिटिव केस का दिल्ली यूपी का, तो कहेगा मतलब कैसे लिखा हुआ, तो आप क्या कहोगे, हमने क्या करा 6 स्टेट या 4 स्टेट या 5 स्टेट लिए हैं और 4 महीने ले लिए, तो उसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर होगा 4x4 का, मतलब 4 स्टेट ले लिए और 4 मंथ ले लिए, तो मैंने उसका लिख दिया स्ट्रक्चर, तो टोटल कितना 4x4 की होगी, तो 4x4 मतलब 4 इसके अंदर रो हैं और 4 इसके अंदर कॉलम है, डेट इज मैट्रिक्स ओनली, इतनी सी बात थी, ये इसका है। समझने की बात समझ आई होगी। अब किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जो इसके अंदर एलिमेंट है उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, स्मॉल। तो सबसे पहली बात तो आप समझो, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, यानी कितनी उसके अंदर रो है कितनी कॉलम है, उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट बात आती है पॉइंट उठ के भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि जो ये मैट्रिक्स बनी है वो कितने एलिमेंट से मिलकर के बनी है। तो भैया जो एलिमेंट है वो होगी प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर यानी 4 चौक 16, तो इसके अंदर 16 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट होंगे, यानी कि 4 रो हैं 4 कॉलम, मतलब 4 चौक 16, चाहे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, खत्म बात। इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कह सकता है कि भैया क्या आप कभी एलिमेंट को देख करके आइडिया लगा सकते हो कि इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। अगर मैं आपसे कहने लगूँ भाई इसके अंदर 16 एलिमेंट हैं, तो बताओ इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं मैट्रिक्स के। तो जब 16 एलिमेंट हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है आपसे,
तो आप इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव फैक्टर कर लो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, या नेचुरल नंबर के फैक्टर कर दो इसके। 16 के फैक्टर कर सकते हैं 2 × 8, 8 × 2, 4 × 4 या 16 × 1 और 1 × 16। तो ये इसके ऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि ऐसे हो सकता है जिसके अंदर 2 रो हो 8 कॉलम हो, 8 कॉलम है 2 रो हो, 4 रो है 4 कॉलम है, 16 रो है 1 कॉलम है, 1 रो है 16 कॉलम है। ध्यान रखना हमेशा पहले पढ़ने के लिए रो लिखा जाता है फिर बाद में कॉलम, क्योंकि फॉर यूनिकनेस जब भी डाटा एंटर करता है वो हमेशा रो से करता है। ऐसी बात नहीं कॉलम से नहीं हो सकता है, कॉलम से हो सकता है, पर यूनिकनेस यानी कि पढ़ने के हिसाब से कभी कहीं गलती ना हो, इसलिए डाटा हमेशा एंटर करते हैं रो से। और किसी भी डाटा को आप ओनली रो से ही एंटर कर सकते हैं, कॉलम से ना करें, अदरवाइज कंफ्यूजन बन जाती है। ऐसा नहीं कि ये उल्टा नहीं पढ़ सकते, लिख सकते हैं आप यूपी को यहाँ लिख दो, पंजाब यहाँ, मुंबई यहाँ, दिल्ली यहाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंथ यहाँ लिख दीजिए, आप तब भी डाटा को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिससे कि यूनिकनेस यानी कि कभी किसी को पढ़ने में असुविधा ना हो, इसीलिए डाटा को हमेशा रो से करते हैं जिससे भी यूनिकनेस की बात कर सकें। तो सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने आज आपको मैट्रिक्स का एक ओनली रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, इसके ऑर्डर और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करी है। अब बात कह रहा हूं अगर मान लो आपके पास कोई एलिमेंट ही दे रखे हो, ये तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे, ऑर्डर पूछा था। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, मान लो आपके पास कोई 2 एलिमेंट है 0 और 1, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, और उनके ऑर्डर भी लिख दूं। भाई बताओ 0 और 1 को लेकर के कितनी मैट्रिक्स बनते 3/3 ऑर्डर की। तो सुन लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट की होल पावर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। इसके अंदर एलिमेंट है 2, 0 में 2 एलिमेंट है, और हमने कहा 3/3 की, तो 3/3 मतलब 3 × 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 की पावर 9 यानी कि 512 बन सकती हैं। ये आप समझ सकते हैं रिलेशन का टॉपिक है, रिलेशन में हमने पढ़ा होगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे। अब आप जानते हो कैसे कहना चाह रहा हूँ भाई 3/3 क्या, खुद सोचो ध्यान से। 3/3 मतलब क्या होगा, 3/3 3 रो होंगी 3 कॉलम होंगे। यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 0 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो सबके पास चॉइस होगी ना, तो 2 है तो यहाँ पे 2 को 9 बार लिख लो। अब भाई यहाँ भी 2 चॉइस है, यहाँ भी 2 चॉइस है, यहाँ भी 2 चॉइस है, क्योंकि ये इसके एलिमेंट है A11, A12, A13। भाई 3/3 ऐसे लिखोगे A21, A22, A23, यहाँ A31, A32, A33, क्योंकि देखो ये होगा पहली रो पहला कॉलम। पढ़ना सीख लो ध्यान से। अगर 4/4 की, इसका मतलब क्या होगा, 4 रो होंगी और 4 कॉलम होगी। अगर 3/3 की है तो कितना, 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगी। तो इसका ये जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। अगर आप n/n लिखे तो ऐसे ही लिख सकते हैं n/m भी। तो यहाँ पे देखो इसके पास ही 2 चॉइस है, आप 0 भी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो टोटल मिला के 9 प्लेस हुए ना, तो 2 × 2 × 2 × करके कितने तक, 9 टाइम तक, तो जाएगा 2 की पावर 9। तो इतने आपके पास मैट्रिक्स, इतनी चॉइस है बनाने की। तो ये आपका प्रोसेस था। तो मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया अच्छे तरीके से। अब जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसमें इसके ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2 तरह की होती हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। वैसे कहने के लिए तो एनसीईआरटी में बहुत है, पर मेनली मैं मानता हूँ कि 2 तरह की हैं, उनकी फिर टाइप बना सकते हैं आप। वैसे होती बहुत सारी हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे आपसे, उसको अच्छे से समझा देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं ओनली बस जस्ट एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर आप लोगों से। ठीक है भाई, ओके।